मंदार से जिस उद्देश्य को लेकर अधीश निकला था वो तो पूरा हो चुका था, बल्कि उसे तो कुछ अधिक ही मिल गया था। लेकिन उसकी तृष्णा बढ़ती ही जा रही थी और अधिक प्राप्त करने की इच्छा इंसान को सदा ही किसी मुसीबत में डाल देती है। क्या अधीश के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था? एक मांत्रिक को अपने से उच्च श्रेणी का मंत्र स्थिर करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता है। साथ ही उच्च स्तर की मानसिक क्षमता की भी जरूरत होती है। अधीश ने कुछ ही दिनों में 4 मंत्र विकसित कर लिए थे और इसी कारण उसकी दिमागी शक्ति में भी बहुत बदलाव आए थे। फिर भी वो कुछ ऐसे बारीक परिवर्तन महसूस कर पा रहा था जैसे पहले कभी नहीं कर पाया था। हालांकि उसके पास नारायण का संयुक्त यंत्र था, लेकिन उसके लिए भी उसे रत्न मणियां खर्च करनी होती थी। ये एक तरह का लेन देन ही था, जिसके बदले में वो तेजी से दिमागी शक्ति बढ़ा लेता था। फिर भी जब उसकी दिमागी शक्ति चौथे स्तर पर पहुंच गई थी तो ये और भी तेज हो गई थी। इसलिए उसने तुरंत अपनी चेतना में बदलाव का पता लगा लिया था। लेकिन अब उसके सामने एक नया संकट आ गया था। पहले उसके पास काफी मात्रा में रत्न मणियां थी, लेकिन अब एक साथ 4 द्वितीय स्तरीय मंत्रों का निर्माण करने के बाद उसने बड़ी संख्या में अपनी रत्न मणियों का उपयोग किया था। अब मेरे पास रत्न मणियां खत्म होने जा रही हैं। मुझे नहीं पता था कि द्वितीय श्रेणी के मंत्र विकसित करने में ही इतनी रत्न मणियां खर्च हो जाएंगी। अधीश कुछ असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन समुद्र की गहराई में उसके पास इन रत्न मणियों को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी उसके पास एक योजना थी। इन 3 महीनों के दौरान निखिल चंद्र के जहाज को अच्छी तरह जान समझ लिया था। दूसरी बाधा को पार करते समय मैंने हड्डियों का एक ढेर देखा था। वे हड्डियां उन मांत्रिकों की थी जो दूसरी बाधा पार नहीं कर सके और वहीं मारे गए थे, अधीश ने सोचा। और इस विचार के साथ ही उसकी आंखें चमक उठी। दूसरी बाधा तक पहुंच जाने वाले मांत्रिक साधारण रूप से ऊपर स्तर के ही होंगे। अधीश ने आंखें बंद कर प्रज्वल को आदेश दिया और पलक झपकते ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां त्रिमान उसे दूसरी बाधा के समय ले गया था। वहां जमीन पर सैकड़ों कंकाल पड़े हुए थे। अधीश उन कंकालों के पास गया और उलट पलट कर देखने लगा। ऐसे कई कंकाल थे जो हल्के से स्पर्श से सफेद धूल में बिखर गए थे। इन कंकालों को यहां पड़े लंबा समय बीत चुका था, लेकिन उनके छल्ले अब तक ज्यों के त्यों थे और अधीश यही खोजने तो आया था। उसने 2-3 छल्ले उठाए और उनके भीतर झांक कर देखा। बुरा नहीं है, इनसे मुझे ठीक ठाक मात्रा में रत्न मणियां मिल जाएंगी, उसने खुद से कहा। हालांकि उनमें कुछ मंत्र और औषधियां भी थीं, लेकिन अधीश फिलहाल तो रत्न मणियां ही खोज रहा था। उसने कुछ और छल्ले उठाए। वाह, इनमें तो रक्षा चोगे और दुर्लभ खजाने भी छिपे हुए हैं। अधीश ने एक एक कर सभी छल्लों को देख लिया, लेकिन कुछ एक को छोड़कर उसे ज्यादातर से साधारण चीजें ही मिली। अधीश ने जमीन पर बिखरे हुए कंकालों में से अधिकांश के छल्ले देख लिए थे। तभी उसकी नजर एक छल्ले पर पड़ी। वो बाकी से कुछ अलग दिखाई देता था। उसके अंदर झांककर जब अधीश ने देखा तो उसे खुशी और आश्चर्य दोनों हुए। रक्षा चोगे? एक से अधिक रक्षा चोगे रखने वाले मांत्रिक कम ही होते हैं। ओह, ये कैसा यंत्र है? उस छल्ले में अधीश को कुछ सिद्धि यंत्र भी मिले। इतने सिद्धि यंत्र रखने वाला मांत्रिक बहुत धनवान रहा होगा, अधीश ने सोचा। लेकिन इस अंगूठी में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु एक कमर में बांधने वाला पट्टा थी, जो बहुत ही फीकी हरी रोशनी के साथ चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। एक ही नजर में अधीश ने पहचान लिया कि ये एक सिद्धि यंत्र है। अधीश ने तुरंत इस हरे रंग के पट्टे को छल्ले में से निकाल लिया और हल्के से उसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। शायद ये कमर में पहनने के लिए ही था, लेकिन अधीश को अब तक उसकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं था। क्योंकि ये एक सिद्धि यंत्र था तो उसे सक्रिय करने के लिए दिमागी शक्ति या जादुई शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता थी। अधीश ने अपनी दिमागी शक्ति को पट्टे के आसपास एकत्र किया, लेकिन लंबे समय के बाद भी कुछ नहीं बदला। उसने अपने शरीर के भीतर अग्नि प्रकार की जादुई शक्ति को संगठित किया, लेकिन अग्नि तत्व तेजी से पट्टे में प्रवेश कर गए। इसके बाद अधीश ने पृथ्वी तत्वों को एकत्र किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला।
इस पर अधीश ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़कर उस पट्टे को देखा। अब की बार उसने वायु तत्व का प्रयोग किया। अचानक उसे एक गुंजन जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत से भंवरे एक साथ गुंजन कर रहे हों। वायु तत्व पट्टे में प्रवेश कर रहे थे और वो कांप रहा था। अंत में जब अधीश ने अपनी विंड टाइप मैजिक पावर को बेल्ट में प्रसारित किया तो वो थोड़ा कांपने लगी। उसी समय अधीश ने वायु तत्व के उतार चढ़ाव का एक भयंकर झोंका महसूस किया। उसके शरीर को उस झोंके ने घेर लिया और वो अचानक हवा में उठ गया। अधीश खुशी से चिल्ला उठा, ये तो एक पवन यंत्र है। अधीश वर्तमान में हवा के बीच में तैर रहा था। पवन तत्व के कण उसे सहारा देते हुए उसके चारों ओर लिपटे हुए थे। ये मांत्रिक कम से कम चतुर्थ श्रेणी का रहा होगा, अधीश ने सोचा। चौथी श्रेणी के वे मांत्रिक जो पवन मंत्रों को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, वे ही इस तरह के सिद्धि यंत्रों का निर्माण कर लेते थे। यह अधिक सुविधाजनक था और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी युद्ध शक्ति में सुधार भी हो जाता था। अधीश ने उस पट्टे की कुछ और शक्तियों के बारे में पता लगाया। यह उसके दोनों वायु मंत्रों से अच्छा और तेज था, लेकिन इसे चलाने के लिए वायु प्रकार की रत्नमणियों की जरूरत थी, और यही तो उसकी प्राथमिक समस्या थी। अधीश ने कुछ और छल्ले देखे, लेकिन इस सिद्धि यंत्र से ज्यादा कीमती चीज उसे कोई और नहीं मिली। स्वर्ण युग के बाद इस तरह के सिद्धि यंत्र लगभग बंद ही हो गए थे, इसलिए सिद्धि यंत्र का मिल जाना भाग्य की बात थी। अब अधीश तीसरी बाधा वाले स्थान की ओर बढ़ा। त्रिमान ने उसे बताया था कि सिर्फ 3 मांत्रिक ही आज तक दूसरी बाधा पार कर सके थे। अधीश चौथा मांत्रिक था जिसने दूसरी बाधा पार की थी। अधीश ने सोचा, इसका अर्थ था कि तीसरी बाधा तक पहुंच जाने वाले मांत्रिक असाधारण शक्तियों वाले होंगे, और उनके कंकाल यदि मिल जाएं, तो उनके छल्लों से कुछ कीमती वस्तुएं मिल सकती हैं। अधीश ने एक बार फिर प्रज्वल को आदेश दिया और वो तीसरी बाधा वाले स्थान पर पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे इस तीसरी बाधा के सामने कोई हड्डी या छल्ला दिखाई नहीं दिया। अधीश ने याद किया कि त्रिमान ने विस्तार से बताया था कि तीसरी बाधा तक पहुंचने वाले 3 में से एक मांत्रिक के पास तो 5 तरह की अंधेरी शक्तियां थीं, और वो पूरा सन की था। उसने लगातार 3 मौके गंवा दिए थे और फिर उसे अग्नि कारागार में डाल दिया गया था। जैसे ही उसने अग्नि कारागार के बारे में सोचा, अधीश की आंखें चमक उठी और उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, वे छल्ले वहीं होने चाहिए, अग्नि कारागार में। त्रिमान उसे तीसरी बाधा तक तो ले गया था, लेकिन वो कारागार कहाँ है यह अधीश को नहीं पता था। अधीश ने ध्यान लगाया और पूरे जहाज की जांच की, लेकिन उसे वो कारागार कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तक मैं इस जहाज के चप्पे चप्पे को छान चुका हूं, लेकिन कहीं भी कारागार दिखाई नहीं दिया। जरूर ये कोई छिपी हुई जगह पर होना चाहिए, अधीश ने सोचा, और एक बार फिर अपनी दिमागी शक्ति को अग्नि तत्वों के आसपास केंद्रित किया। अब की बार उसके ध्यान में ज्वाला स्तंभ आए, जिनके ऊपर जहाज की संरचना टिकी हुई थी। जिस स्थान पर अग्नि तत्व सबसे अधिक केंद्रित होता है, वही ज्वाला के स्तंभ होते हैं। अधीश ने सबसे पहले ज्वाला के उन स्तंभों के बारे में सोचा जो संगठित अग्नि तत्व द्वारा बनाए गए थे। अधीश कुछ ही देर में उन स्तंभों के पास पहुंच गया। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, यहां तीव्र अग्नि तत्व हैं। अधीश एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां उग्र लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने चारों ओर देखा। वो स्थान ज्वाला के विशाल स्तंभों से भरा हुआ था और ये स्तंभ चिलचिलाती गर्मी उत्सर्जित कर रहे थे। अधीश ने चारों ओर घूमकर देखा। संयोग से आग की लपटों से भरे इस कमरे में एक मोटा भारी धातु का दरवाजा था। इन भारी भरकम दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? क्या ये ज्वाला कारागार हो सकती है? अधीश ने इस दरवाजे के चारों ओर देखा, लेकिन यहां कोई यंत्र या संकेत चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। वो निखिल चंद्र के इस जहाज में कहीं भी प्रवेश कर सकता था, लेकिन ये जगह कुछ विचित्र थी। अब अधीश ने एक बार फिर प्रज्वल को आदेश दिया। प्रज्वल से ज्वाला की किरणें उत्सर्जित होने लगी और अधीश ने कर्कश स्वर में कहा, खोलो। गड़गड़। एक भारी गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई और ठोस धातु के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। दरवाजा खुलते ही अधीश ने उसके भीतर कदम रखा।
ये एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक गोलाकार क्षेत्र था जो 16 विशाल स्तंभों से घिरा हुआ था। संकेत चिन्हों की पंक्ति ने खंभों को ढक रखा था। इन चिन्हों में प्रज्वल का भी एक चिन्ह था जिससे अधीश परिचित था। 16 विशाल खंभे व्यवहारिक रूप से एक विशाल संकेत द्वार का निर्माण कर रहे थे, जिनके बीच का गोल क्षेत्र ही प्रवेश द्वार था। इसके अंदर आग की भयंकर लपटें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये लपटें नृत्य कर रही हों। यह दृश्य देखकर अधीश ने अपने भीतर उल्लास की एक लहर महसूस की। यही है ज्वाला कारागार। ये जगह प्रज्वल के साथ एक जुड़ाव सा बना रही थी और इसी कारण अधीश की चेतना ने उसे संकेत दिए थे। खंभों के बीच आग की लपटें भयावह रूप से जल रही थीं। जिस क्षण कोई इसके भीतर कदम रखता होगा उसी क्षण वो राख में बदल जाता होगा, अधीश ने सोचा। इतनी तीव्र आग के बावजूद अधीश की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, जिस कारण थे वे स्तंभ जिन्होंने लपटों को अपने भीतर मजबूती से घेर रखा था। ऐसी भयावह लपटें, मुझे डर है कि इनसे कुछ भी बच नहीं पाता होगा। वे मांत्रिक तो तुरंत ही मारे गए होंगे जिन्हें इसमें फेंका गया होगा, लेकिन सवाल यह है कि उनके छल्ले क्या अब तक यहां होंगे। भयंकर आग को देखकर अधीश को कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। हालांकि मांत्रिक अंगूठियां आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थीं। ऐसी लपटों के सामने जिनमें प्रज्वल के समान बल था और जिन्हें निखिल चंद्र ने खुद प्रकट किया था, उनकी शक्तियों का अनुमान लगाना कठिन था। फिर भी अधीश ने सोचा कि वो भी कोशिश कर सकता है। थोड़ा स्पष्ट रूप से देखने के लिए वो कारागार की ओर गया, लेकिन जैसे ही वो कारागार के पास पहुंचा, 16 खंभों पर बने संकेत चिन्ह एक बहुत बड़े जाल में तब्दील हो गए, जिसने अधीश के रास्ते को बाधित कर दिया। इस जाल की ताकत के आधार पर अधीश ने अनुमान लगाया कि यहां से तो महान जादूगरों के लिए अपना रास्ता बनाना मुश्किल होगा, लेकिन उसकी चेतना ने इस जहाज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रखा था। उसने तुरंत प्रज्वल को आदेश दिया और कुछ ही देर में वो जाल गायब हो गया। संकेत जाल के गायब होते ही अधीश को ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह महसूस हुआ, जैसे एक तेज आंधी उससे आकर टकराई हो, लेकिन उसने एक पल भी हिचकिचाए बिना कदम आगे बढ़ा दिया। आग की भयंकर लपटें अब अधीश को घेरे हुए थीं, लेकिन प्रज्वल की शक्ति ने उन्हें दबा रखा था। लपटें अधीश को छू भी नहीं पा रही थीं। अधीश अब पूरी तरह से कारागार के भीतर जा चुका था। किसी को फिर से ज्वाला कारागार में फेंक दिया गया है। अचानक आवाज आई। वो आवाज भारी और डरावनी थी। अधीश के कदम रुक गए। उसने अपनी चेतना को जांच के आदेश दिए। क्या वास्तव में कोई जीवित है? अधीश सोच रहा था, लेकिन इस भयंकर आग के बीच किसी का जीवित बच जाना असंभव था। अधीश तुरंत सतर्क हो गया और आवाज की ओर बढ़ने लगा। उसने एक एक खंबे के आसपास देखा। अंत में 13वें खंबे के तल पर अधीश ने एक मांत्रिक को देखा जो खंबे के नीचे दृढ़ता से छिपा हुआ था। उसका शरीर एक गेंद में घुसा हुआ था। उसके शरीर पर ज्वाला कारागार की लपटें जल रही थीं। फिर भी वैसी ही लपटों की एक परत ने उन्हें रोक रखा था। अधीश ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। शायद ये उन्हीं 3 मांत्रिकों में से एक है जिन्हें कारागार में डाल दिया गया था। लेकिन इतने वर्षों तक यहां रहना और लपटों से लड़ते रहना लगभग असंभव है। इसे बनाए रखने के लिए एक महान जादूगर के पास इतनी जबरदस्त मात्रा में जादुई शक्ति नहीं होगी। अधीश ध्यान से उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उस रहस्यमय व्यक्ति ने अपना सिर उठा लिया। एक अस्त व्यस्त दाढ़ी से भरा एक वृद्ध चेहरा अधीश के सामने था। कौन था यह अजनबी वृद्ध आदमी? क्या ये कोई मांत्रिक था जो जीवित रह गया था, या निखिल चंद्र के जहाज का एक और रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।